Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. So students, एनर्जी रिसोर्सेज में हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिस्कशन कर रहे थे और इस कड़ी में आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लिखा और पढ़ा जाता है, जिस पर डिस्कशन बहुत कम किया जाता है, बट ये एनर्जी सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। और टाइडल एनर्जी जो है वो वर्ल्ड के कुछ लोकेशंस पर आज भी एनर्जी रिसोर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इसे भविष्य की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी के स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंदर भविष्य में ऊर्जा प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। बट आज हमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे टाइडल एनर्जी को और भी ज़्यादा व्यावसायिक बनाया जा सके और इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा सके। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी को। प्रीवियस वीडियोज में हम सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी और विंड एनर्जी पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। आप इन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी पर जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी का किस तरीके से इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिससे टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और वर्ल्ड की कौन कौन सी लोकेशंस पर आज भी टाइडल एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं जिनसे एनर्जी सोर्स का एक इंपॉर्टेंट काम लिया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। तो व्हाट आर टाइड्स, यानी ज्वार होते क्या हैं। ज्वार जिसे हम हाई टाइड या लो टाइड, उच्च ज्वार या निम्न ज्वार, या टाइड एंड एब यानी ज्वार भाटा कहते हैं, इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। तो देखिए, ज्वार के आने के पीछे रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो है सन और मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और टाइड्स में होता क्या है, टाइड्स में दिन के एक फिक्स समय पर पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, ओशन जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है, और फिर से एक फिक्स टाइम के बाद पानी का लेवल वापस कम होने लगता है। तो इस तरीके से एक लयबद्ध रूप से एक रिदमिक फैशन में जो है वो सी लेवल राइज होता है और सी लेवल फॉल होता है। जब सी लेवल राइज होता है तो उसको बोला जाता है हाई टाइड। क्या कहते हैं, हाई टाइड या ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। और जब पानी वापस नीचे आता है तो इसको लो टाइड या भाटा या क्या कहते हैं, एब कहा जाता है। इस तरीके से दिन के फिक्स समय में हर लोकेशन पर 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड का सामना करना पड़ता है, यानी 2 बार पानी जो है ओशन का सी वाटर बढ़ेगा और 2 बार सी वाटर कम होता जाता है। तो इसी को बोला जाता है टाइड्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इस तरफ मान लीजिए ये मून है, और इस मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है सन के भी कंपैरिजन में। ठीक है, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। तो मून जो है इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होगा क्या कि जो इधर का जो वाटर है ये वाटर ऐसे बल्जिंग करने लगेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो इधर पुल लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड जो है इधर का पानी भी क्या करने लगेगा, बल्ज करने लगेगा, क्योंकि यहां पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी होता है अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो इस अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में क्या होगा, इसके इंपैक्ट से एट ए टाइम एक तो इस लोकेशन पर हाई टाइड आ रहा है, ठीक है, एक तो इस लोकेशन पर हाई टाइड है और दूसरा इस लोकेशन पर भी हाई टाइड आएगा जस्ट अपोजिट साइड में। ठीक है, और इन पॉइंट्स पर क्योंकि पानी चला गया है यहां से इस तरफ बल्ज हो गया है, तो यहां लो टाइड आ रहा होगा और यहां भी लो टाइड आ रहा होगा। क्लियर है। तो हाई टाइड और लो टाइड के आने के पीछे जो रीजन है
वो है एक तो मून और सन का अट्रैक्शन फोर्स, जिसमें सबसे ज्यादा मून रेस्पॉन्सिबल है, और उनको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से दूसरी साइड भी हाई टाइड आता है। और इस तरीके से एक दिन में 2 बार आप देखेंगे हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड आता है। ठीक है, 2 बार आ रहा है पूरे एक दिन में। जब मून जो है वो अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने में एक दिन में आपको 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड का सामना करना पड़ता है हर लोकेशन पे। क्लियर है? तो इसमें क्या है, इसमें जब ये हाई टाइड और लो टाइड की सिचुएशन आती है, तो इसमें पानी की मूवमेंट होती है। पानी जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि कोस्ट की ओर बढ़ता है और कोस्ट से पीछे हटता है। तो इस बढ़ने और हटने में पानी की मूवमेंट होती है, गति होती है, और इस गति को ही हम यूज करके और एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये जो टाइड वाली जो सिचुएशन है, ये वर्ल्ड के कुछ ऐसी लोकेशंस है जिन पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं बे ऑफ फंडई का, कनाडा के अंदर है। एक एग्जांपल है ब्रिस्टल चैनल का, ठीक है, जहां पर वाटर लेवल आप देखोगे तो बे ऑफ फंडई में 16.3 मीटर तक वाटर लेवल बढ़ जाता है। ये जो टाइडल रेंज है, जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में डिफरेंस होता है, यानी कि नॉर्मली पानी यहां होगा जब लो टाइड होगा, और जब बढ़ेगा तो यहां तक पानी पहुंच जाएगा। यानी कि जो वर्टिकल डिफरेंस है वो सी लेवल का, उसको क्या बोलेंगे, टाइडल रेंज या ज्वारीय परास कहते हैं। इस ज्वारीय परास का देखोगे तो बे ऑफ फंडई में 16.3 मीटर तक है, और ब्रिस्टल चैनल में 15 मीटर तक है। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा बात करोगे तो गुजरात कोस्ट पे हमको ये देखने को मिलती है। ये देख लीजिए आप बे ऑफ फंडई। ये बे ऑफ फंडई आप कनाडा के कोस्ट पे देख सकते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे। यहां न्यू ब्रुंसविक है और इधर नोवा स्कोशिया है, इसके बीच में है ये बे ऑफ फंडई। और बे ऑफ फंडई में आप देखोगे कि जब लो टाइड की सिचुएशन होती है तो पानी इतना कम हो जाता है, बिल्कुल आपको देखोगे तो इस पूरा यहाँ पे आपको सी लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है कि पानी यहां से पीछे हट गया है। और जब हाई टाइड की सिचुएशन होती है तो पानी का लेवल इतना होता है, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, तो इस हाई टाइड और लो टाइड, ये कनाडा है, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट पे नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रिंसविक के बीच में है बे ऑफ फंडई। तो इस रीजन के अंदर जो है पानी का लेवल 16.3 मीटर तक पहुंच जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब इतना ज्यादा जब वाटर लेवल बढ़ता है, यानी कि पानी जो है वो 16.3 मीटर ऊपर तक गति कर रहा है, बढ़ रहा है, इतना ऊपर तक लेवल आ रहा है, तो बिलियंस ऑफ गैलन वाटर जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं। अभी हम मैकेनिज्म को समझेंगे। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, ब्रिस्टल चैनल है, यह है ब्रिस्टल चैनल, यह है वेल्स और इंग्लैंड के बीच में है। यहाँ पे एक रिवर आ रही है, रिवर सेवन। इस रिवर सेवन का यहाँ पे एस्चुरी है। तो ये ब्रिस्टल चैनल जो है, इस ब्रिस्टल चैनल में सेवन रिवर का माउथ है, सेवन एस्चुरी है, ये आके खुलती है। तो यहां पर भी हाई टाइड आता है, और यहां पर आप देखोगे तो पानी का जो लेवल है वो आपको 15 मीटर तक देखने को मिलेगा। सी लेवल यानी कि टाइडल रेंज जो है वो कितनी है, यहाँ पे 15 मीटर की टाइडल रेंज है। 15 मीटर तक टाइडल रेंज मिल रही है, और यहां पर आपको टाइडल रेंज क्या देखने को मिल रही है, 16.3 मीटर तक। इतना ज्यादा आपको यहाँ पे पानी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये आइडियल लोकेशंस हैं जहां पर आप टाइडल एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इंडिया के सेंस में हमने बात की तो हमारा गुजरात कोस्ट पे 9 से 11 मीटर तक बढ़ जाता है। देखिए, टाइडल एनर्जी जो है उसका मतलब क्या है उसको समझिए आप। टाइडल एनर्जी जो है, इसमें होता क्या है कि जब ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है मून और सन का, तो इससे जब पानी आगे बढ़ता है तो इस वजह से इस बढ़ते हुए पानी की गति, ये देखो इसमें क्या है, पानी जो है उसकी क्या हो रही है, गति है, हो रही है, स्पीड देखो इसकी, वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। और इस गतिज ऊर्जा को जैसे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में हम एक डैम जो है ऊपर बनाते हैं, फिर यहां नीचे एक टरबाइन होती है, मैंने पहले बताया आपको, इससे पानी को गिराया जाता है। तो इस गिरते हुए पानी के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और उससे टरबाइन
इससे क्या होती है, ब्लेड्स घूमती है तो उससे टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। सेम वैसे यहां होता है कि यहां भी ऐसे देखोगे आप तो ये दो ब्लेड लग रही हैं, और इन ब्लेड्स के पीछे क्या लग रहा है, टरबाइन होती है। तो जब पानी की गति होती है तो पानी की गति से ये ब्लेड्स घूमने लगती हैं, और जब ब्लेड्स घूमती हैं तो फिर टरबाइन घूमती है। टरबाइन के घूमने से यही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी से फर्दर जनरेटर जो है उसके थ्रू इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें क्या करेंगे, टाइडल एनर्जी वर्क्स बाय कैप्चरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग सी वाटर, जो फ्लो करता है। ठीक है, जब हाई टाइड आता है तो आगे की तरफ करता है, जब लो टाइड आता है तो पीछे करता है। तो हम दोनों तरफ से ही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इससे हम स्पेशलाइज्ड टरबाइंस और जनरेटर का यूज में लेकर के और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, दुनिया के काफी हिस्सों में जो है वो प्लांट्स ऐसे लगे हुए हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बट अभी ये अंडर यूटिलाइज्ड है। हम उतना ज्यादा इसको अभी ग्लोबली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो महंगी टेक्नोलॉजी है, और इसकी कॉस्टिंग जो आती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये इंपेरिकल नहीं है, प्रैक्टिकली जो है ये ज्यादा सस्ता स्रोत अभी नहीं बन पाया है। इस वजह से हम दूसरे स्रोतों पर जो हमारे लिए कंपैरेटिवली सेफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली और चीप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, बट इन फ्यूचर अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं तो वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइड्स को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये होती है टाइडल एनर्जी, जिसमें हम ओशियन के वाटर जो है उसकी हाई टाइड और लो टाइड में मूवमेंट को ही यूज में लेते हैं। अब देखिए, ज्वारीय ऊर्जा जो है उसको जनरेट करने के लिए कुछ अलग अलग प्लांट, अलग अलग मैकेनिज्म होती है। एक सबसे सिंपल वे होता है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। ठीक है, यह है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर, एक पूरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ है इसको थोड़ा सा समझिए कि एक जो ओशियन है, ठीक है, एक बड़ी जो वाटर बॉडी है सी जो है, उसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया गया है। यहां देखोगे आप तो कॉलम्स पे इसको फिक्स कर दिया है, और इसके अंदर यहां पर एक ब्लेड लगी हुई है। ठीक है, ये ब्लेड्स जो है एक फैन की तरह काम करती हैं, और जब टाइडल करंट चलता है, इधर से जब टाइडल करंट आता है तो आने पर ये घूमने लगती है, क्योंकि पानी जो है बिलियंस ऑफ गैलन पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है, रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ये जो ब्लेड है ये घूमने लगती है, और इस ब्लेड के घूमने की वजह से आप देखोगे तो इसका 12 से 18 आरपीएम होता है। 12 से 18 राउंड पर मिनट, एक मिनट में लगभग 12 से 18 घूमती है, ये चक्कर लगाती है। और इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे लगी होती है एक पूरा गियर सिस्टम लगा होता है। जब ये 12 से 18 आरपीएम घूमती है तो इसके पीछे लगा हुआ एक गियर बॉक्स होता है। ठीक है, इस गियर बॉक्स की वजह से इसके 12 से 18 चक्कर जो है वो यहां पर 1000 से लेके 1800 आरपीएम तक घूमने लगता है। ठीक है, इसके पीछे का जो गियर बॉक्स है वो क्या होता है, उसके अंदर ये तो बड़ा गियर है, इसके अंदर एक छोटा गियर होता है। तो बड़ा गियर जब एक चक्कर लगाता है तो लगभग 100 चक्कर जो है वो कौन लगाते हैं, छोटा गियर लगाते हैं, और उसके साथ जुड़ी होती है टरबाइन। ठीक है, तो इधर से टाइडल करंट आया तो पहले तो स्ट्रक्चर लगा दी हमने, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, पूरी स्ट्रक्चर लगा दी। फिर इसके बाद ये पावर जो है इसको कैसे करेगा कि यहां से टाइडल करंट आया, आने के बाद ये ब्लेड्स घूमने लगी, इसके घूमने से, एक चक्कर घूमने से इसके पीछे लगा हुआ छोटा गियर बॉक्स लगभग जो है वो 90 से 100 चक्कर लगाता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो एक मिनट में 1000 से 1800 राउंड पर मिनट चक्कर लगाता है। और इसके चक्कर लगाने से टरबाइन क्या आती है, घूमने लगती है। जब टरबाइन घूमती है तो उससे क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, और इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर जो है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर इसको ट्रांसमिट कर देता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन के अंदर। ठीक है, जस्ट जैसा हमने विंड एनर्जी में भी पढ़ा था, जैसा हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी पढ़ा था, दोनों में ऐसा ही था
क्या हो रहा था, विंड एनर्जी में भी आपके ब्लेड घूम रही थी, उसके पीछे टरबाइन घूम रही थी। ब्लेड का एक चक्कर लगभग 90 चक्कर छोटे गियर बॉक्स का लगाता है, तो टरबाइन को 90 गुना ज्यादा तेजी से घुमाता है, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। और इस मैकेनिकल एनर्जी को ही जो जनरेटर है वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर इसको क्या किया जाता है, आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेज के और इलेक्ट्रिसिटी यूज में ली जाती है। क्लियर है? ऐसा एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ओशियन के अंदर, सी के अंदर ही। ठीक है, देखिए टाइडल एनर्जी बहुत अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है, क्योंकि टाइड तो हमेशा आना है जब तक ओशियन है, और जब तक मून का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो हमेशा टाइड्स को आना है, और दिन में 2 बार हाई टाइड आना है, लो टाइड आना है, यानी कि 4 बार जो है ये मूवमेंट होनी है। तो इस मूवमेंट से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? इसके बाद एक और मैकेनिज्म होती है टाइडल बैराज। टाइडल बैराज में क्या होता है कि जैसे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए बैराज बना रहे थे, ठीक है, डैम बना रहे थे, वैसे यहां पे एक बैराज बना दिया गया है। ये देखिए, ये बैराज बना दिया गया है। ठीक है, अब इस बैराज में क्या होता है कि जैसे जैसे, ये देखिए, जैसे जैसे टाइड आने लगता है तो हाई टाइड के साथ पानी का लेवल जो है वो सी में बढ़ने लगता है। ये सी में पानी का लेवल बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया है, इसके आगे जो बैराज लगा है, इस बैराज के गेट को बोला जाता है स्विस गेट्स। क्या बोलते हैं? स्विस गेट्स हैं। इन स्विस गेट्स को क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। यहां से ये देखिए गेट ओपन कर दिया है। अब जो पानी है वो इस सी से और हमारे बैराज के अंदर आने लगता है, जो हमारा टाइडल बेसिन है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें भी पानी जो है वो क्या आ रहा है, यहां से पानी का लेवल बढ़ के इस तरफ पानी आ गया है। ठीक है, और पीछे बैराज में पानी हमने इकट्ठा कर लिया है। ऐसे ही यहां से पानी जब आने लगता है तो ये जो हमारी टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन भी इस चलते हुए पानी से क्या करती है, घूमने लगती है। ठीक है, स्विच गेट ओपन किया, जब हाई टाइड की कंडीशन आई तो ओशियन या सी की तरफ से जो पानी है वो आने लगा हमारे टाइडल बेसिन में, यानी हमारे कोस्ट की तरफ। इधर कोस्ट है हमारा, ठीक है, कोस्ट की तरफ आने लगा, और इधर क्या है, सी है। तो सी से और कोस्ट की तरफ क्या आने लगा, पानी आने लगा, और इसमें ये टरबाइन घूमने लगती है। और जैसे जैसे हाई टाइड आता जाता है तो हमारा ये जो टाइडल बेसिन है ये बढ़ जाता है, इसको हाई वाटर लेवल। देखिए अभी जब हाई टाइड की सिचुएशन है तो इधर देखो यहां स्टार्ट हो गया है हाई टाइड आना, है ना, और हाई टाइड आना जब स्टार्ट हुआ है तो पानी का लेवल इधर बढ़ रहा है। जब हमने स्विच गेट खोला तो इधर से टरबाइन में से पानी आने लगा स्विच गेट ओपन करने के बाद। तो एक तो हमने यहां पर एनर्जी जनरेट की, ठीक है, पानी के आने में, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो हमारी टरबाइन घूमेगी। फिर हमने यहां पे हमारा टाइडल बेसिन भर लिया। क्लियर है? टाइडल बेसिन बनने से हमारा हाई वाटर लेवल किधर हो गया, हमारे बैराज के अंदर हो गया। फिर इस स्विच गेट को कर देते हैं बंद। ठीक है, फिर जब लो टाइड की सिचुएशन आती है तो इसी पानी को वापस किसमें छोड़ा जाता है, ओशियन में। ठीक है, तो लो टाइड की जब सिचुएशन आ गई तो उसके बाद पानी को वापस कहां भेजा जा रहा है, आउट गोइंग टाइड। तो पानी की डायरेक्शन इस तरफ हो गई है। अभी यहां हमारा कोस्ट है, कोस्ट से सी की तरफ जा रहा है पानी। ठीक है, तो टरबाइन फिर से घूमने लगती है, यानी कि वाटर की इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों ही कंडीशंस में हमने टरबाइन को घुमाया, और घुमा करके क्या किया, इससे मैकेनिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोला जाता है टाइडल बैराज। ठीक है, टाइडल बैराज मैकेनिज्म कहते हैं। बिल्कुल नेचुरल राइज और फॉल है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस जो पानी आया भाई, इसमें कोई हमने पंप सेट लगा के तो पानी चढ़ाया नहीं, जो सी लेवल बढ़ रहा था उसी को हमने आगे तक यूज में लेके हमारा पानी भर के रख लिया। तो जब पानी भर रहे थे तब भी एनर्जी यूज में जो थी उसको कन्वर्ट किया हमने टरबाइन घुमा करके, और हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। और जब लो टाइड की सिचुएशन आई तो इस भरे हुए पानी को ही वापस निकालने लग गए, जैसे सेकंड डायग्राम में है। तो हमने फिर टरबाइन को घुमाया, दोनों ही सिचुएशन में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की। तो स्टीम जनरेटर जो था, ये स्टीम जनरेटर में तो आप सिंपल मेथड था, इसमें आप पानी को कहीं रोक नहीं रहे, बस वाटर की जो नॉर्मल मूवमेंट हो रही है हाई टाइड और लो टाइड में, बस उसी को यूज में ले रहे हो आप। ठीक है, ये तो स्टीम जनरेटर का है। यहां आपने पानी को जो है वो बैराज बना के रोका है,
जहां पर भी आप रोक सकते हैं वहां रोका और फिर वापस निकाला, दोनों ही टाइम पे आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की। इसी तरीके से एक टाइडल लगून भी बनाई जाती है। लगून आपको पता है, लगून जो लेक्स होती हैं वो कोस्टल एरियाज में होती हैं, शैलो लेक्स होती हैं। तो टाइडल लगून जो बनाई गई है वो भी आप एक आर्टिफिशियली बना सकते हैं। देखिए ऐसे कंक्रीट यूज में लेकर के, मिट्टी वगैरह यूज में लेकर के, पत्थर यूज में लेकर के एक टाइडल लगून बना दी जाती है। ठीक है, अब टाइडल लगून का भी वही कॉन्सेप्ट है। इसमें जब हाई टाइड का आ रहा होता है, सी लेवल बढ़ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, तब हम इसमें पानी जो है उसको टाइडल लगून यानी बेसिन के अंदर, यहां पे देखो अभी वाटर लेवल कम है, यहाँ पे वाटर लेवल ज्यादा है या वाटर लेवल कम है, बट जैसे जैसे हाई टाइड आएगा हम टरबाइन घुमा करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। बस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बड़ा बैराज नहीं बना रहे। बैराज में तो आप क्या बनाते हैं, एक पक्की पूरी सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ जगह जगह आप टरबाइन लगा देते हैं। जबकि लगून में एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपने बस ये जो है पूरे में कंक्रीट वगैरह लगा के, पत्थर मिट्टी वगैरह यूज लेके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हो और इसके अंदर आप टरबाइन लगा देते हो जगह जगह, तो पानी भरता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब लो टाइड की सिचुएशन होती है, ये देखो फ्लड टाइड, जब पानी बढ़ रहा है और जब पानी घट रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसको ग्रिड में पहुंचा करके और आपके सप्लाई बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो वाटर का इस तरीके से रिदमिक फैशन में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको तीन तरीके से आप यूज ले सकते हो। फर्स्ट आपने स्ट्रीम जनरेटर, जिसमें पानी का बढ़ना और घटना दोनों में जो है नॉर्मल जो मूवमेंट हो रही है उसमें आपने पानी को यूज में लिया, टाइडल एनर्जी को यूज में लेके और क्या बनाया, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई। जो आप बनाते हैं बैराज, उसमें पानी को आप होल्ड करते हो। हाई टाइड की सिचुएशन में जो आता हुआ पानी है पहले वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर आप होल्ड करेंगे, लो टाइड में उसको वापस निकालेंगे। और जो टाइडल लगून है ये थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा है मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, लगून की सिचुएशन में इसमें आप जो मरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो समुद्री जलीय जीव हैं, उनको ज्यादा नुकसान नहीं रहता है। वो भी इसके अंदर लगून के अंदर सेफली रह सकते हैं और इनकी जो ब्लेड्स वगैरह हैं इनसे भी उनको खतरा ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, टाइडल लगून का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो। इसके बाद एक और इसी में और ज्यादा हो जाता है डबल टाइडल लगून, मतलब एक साथ दो लगून बना दो, एक हाई लगून और एक लो लगून। ठीक है, तो पानी को और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो इसमें। ये आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह काम करने लगता है। जैसे ये दो लगून बना दिया, ये है हाई लगून और इधर है लो लगून। तो जब सी लेवल राइज करेगा तो आपने ये गेट को ओपन कर रखा है। ठीक है, ये शोर लाइन है, देखिए ये कोस्ट है। ठीक है, ये शोर लाइन है, ये लैंड है। तो शोर लाइन के पास आपने लगून बनाई, तो ये जो सी गेट है इसमें से जब पानी बढ़ेगा तो इसके साथ साथ आप जो है यहां से वाटर लेवल राइज करने लगता है। उसके बाद इस वाटर लेवल से यहां से क्या होगा, ये वाटर लेवल देखिए यहां से पानी की इनकमिंग होगी, हाई लगून में आएगा। इस हाई लगून में आने के बाद इस पानी से आप कहां बनाएंगे, लो लगून में इस पानी को जाने देंगे, यहां आने लगेगा और इससे टरबाइन जो है वो घूमेगी और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। फिर जब हाइट आपकी यहां पर सफिशियंट वाटर बढ़ गया है, वाटर लेवल आ गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। यहां से लॉक कर दिया इसको, यहां से अब पानी और नहीं आ सकता इसके अंदर। हाई टाइड की सिचुएशन हो बट हमने पानी मैक्सिमम भर लिया, अब हम इसको लो लगून के अंदर छोड़ना स्टार्ट करेंगे और इधर लो लगून का गेट अभी ओपन है, पानी जो है वो इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब लो टाइड की सिचुएशन आएगी तो हम इस गेट को भी क्या करेंगे, यहां से भी हम इसको लॉक कर देंगे और लॉक करके, और इधर से भी हमने इसको लॉक कर रखा है, हम इसी को यूज में लेकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। इसके बाद जब वापस फ्लड टाइड की सिचुएशन आएगी यानी कि हाई टाइड आएगा वापस, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों गेट फिर से ओपन कर देंगे। ये देखिए दोनों गेट ओपन कर देंगे और इधर का पानी इधर से निकालते रहेंगे। ठीक है, अब ये सब मैकेनिज्म इसलिए लगाई जाती हैं कि यहां पर कोई ब्लेड नहीं लगाई है आपने, तो इसके साथ साथ जो आपके जलीय जीव है, मरीन ऑर्गेनिजम्स है, वो भी इन लगून में आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो हाई टाइड के साथ साथ आने वाले जो जलीय जीव हैं उनको इससे खतरा नहीं रहता और आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बीच में आपने टरबाइन हाउस लगाया हुआ है। तो टाइड जो है, टाइडल लगून जो है, उसी में डबल टाइडल लगून भी आप यूज में ले सकते हो, जिसमें आप क्या करते हो, जब पानी आ रहा है तो गेट दोनों ओपन है, ठीक है, और आप
उस हाई टाइड से क्या करेंगे, एक हाई लगून को फिल करना स्टार्ट करेंगे और पानी को इधर आने देंगे, तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फिर जब आपके पास एब टाइड आने लग गया, पानी का लेवल कम होने लगा, आपने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप इसी को जो है लो टाइड की सिचुएशन में इसी को यूज में लेते जा रहे हैं दोनों सिचुएशन में, और इसके बाद जब वापस आने लगेगा तब आप इन गेट्स को फिर से खोल देंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डबल टाइडल लगून। अब देखिए टाइडल एनर्जी जो है इसकी अगर हम बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग के में ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्यों है इसकी संभावनाएं, क्यों इसके एडवांटेजेस हैं, तो आपको पता है कि दिन में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड आना ही आना है। इट मीन्स कि टाइडल जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है हर दिन किस दिन टाइड आना है और वाटर लेवल अप्रॉक्स कितना पहुंचना है, तो प्रिडिक्टेबल एनर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी में जाएंगे तो वहां तो चांस ये है कि कभी मान लो हो सकता है कि किसी साल बारिश कम हुई तो किसी रिवर के अंदर पानी का लेवल कम हो गया। ठीक है, तो आपकी अदर नीड्स पूरी करने के लिए आप पानी जो है उसको रोक नहीं सकते हो, ऐसा हो सकता है, या पानी का आपके पास लेवल ही नहीं है। बट यहां तो प्रिडिक्टेबल है, हर दिन उतना ही होना है। तो टाइडल एनर्जी इज मच मोर प्रिडिक्टेबल, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल एनर्जी है। और इस प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से क्या है कि आपको किसी तरीके से इस चीज पे सोचना नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, प्रिडिक्टेबल है। दूसरा, जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड जो है उसकी जितनी ज्यादा पावर होती है ना किसी भी टरबाइन को या किसी भी ब्लेड को घुमाने की, उससे कहीं ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, पानी की। क्योंकि पानी जो है वो 830 टाइम्स 830 गुना ज्यादा डेंस है एयर के कंपैरिजन में, समझे। तो चूंकि ज्यादा भारी है, ज्यादा घना है, घनत्व ज्यादा है, दैट्स वाई ये ज्यादा पुश करता है, ज्यादा फोर्स लगा पाता है आपके टरबाइन पे, और टरबाइन घूम अच्छे से सकती है। तो इस वजह से ये जो डिवाइसेज हैं वो बहुत अच्छे से घूम के विंड टरबाइन की कंपैरिजन में और या फिर सोलर एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें आप कोस्टल फ्लड, स्टॉर्म सर्ज और वेव्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जब आपने मान लीजिए लगून बनाई है, ठीक है, तो जब तेज सर्ज आएगी कोई भी या तेज आपको टाइड जो है इसकी सिचुएशन आएगी, कोई बड़ा इसमें ज्वार उठा, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, बाढ़ की सिचुएशन, वो नहीं होगी, क्योंकि आप पानी को से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहां पे बैराज बना के। स्टॉर्म सर्जेस को रोक सकते हैं, कोई तेज वेव आ रही है तो उससे जो पानी आ रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं। इसमें भी आप इसको फ्लड कंट्रोल में भी, इसको कोस्टल एरियाज में फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर है। बट इसके कुछ अभी जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम इसको एक चीप लेवल पे ला सके, तो प्रोडक्शन जो है वो महंगा है अभी इसका, पहली बात तो। दूसरा, आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते भाई। आप सोलर एनर्जी के लिए आपके पास बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा आपको, जहां पर आप प्रॉपर सनलाइट पूरे साल देख सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट टाइड्स दुनिया में हर जगह आपको इक्वली नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि एटलीस्ट 3.5 मीटर जो है वो आपको यहां पे रिक्वायर होती है टाइडल रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज चाहिए होती है लगभग 3 मीटर के आसपास, और इसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिमम जो होगी अगर और बात करें तो ऑप्टिमम होती है 4 to 6 मीटर। ठीक है, 3 मीटर तो है ही, बट 4 to 6 मीटर की मिनिमम जो है इसमें टाइडल रेंज ऑप्टिमम सिचुएशन में आपको चाहिए, तब जाकर के आप लगा सकते हो। और हर जगह टाइड जो है वो इतना ज्यादा नहीं आता, टाइडल रेंज हर जगह इतनी नहीं होती। दूसरा, स्पीड की बात करें, स्पीड जो है पानी की वो चाहिए कम से कम 1.5 to 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ना चाहिए। भाई पानी तो बढ़ रहा है, वाटर का लेवल बढ़ रहा है, बट उसके अंदर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो इतना फोर्स लगा करके आपकी ब्लेड को घुमा सके। तो इसका मतलब क्या है, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ये होगा तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो
हर जगह इसको नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ वहीं लगाया जा सकता है जहां पर टाइडल रेंज जो है वो 3 मीटर से ज्यादा है और ऑप्टिमम होगी 4 to 6 मीटर हो, और स्पीड 1.5 से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पानी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तब होगा। दूसरा, इसमें एक खतरा ये भी है कि अब आपने बीच में ऐसे जो है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर डाल दिया, टरबाइन डाल दी, तो वाटर जो है, सी वाटर जो है वो सलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, तो इसकी वजह से सॉल्ट वाटर जो है उसकी वजह से कोरोजन, क्षरण हो जाता है, क्योंकि ये सब आयरन की होती हैं, लोहे की होते हैं, एक टाइम बाद चाहे कितनी भी अच्छी कोटिंग हो इनमें क्षरण हो सकता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। इसके अलावा एल्गी और जो अदर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको ब्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, पूरा जैसे घास का जाल है, वो इस टरबाइन के यहाँ पे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, तो इसके कलेक्ट हो जाने से क्या होगा, इस कलेक्शन से जब घूम ही नहीं पाएगी, जब इसकी मोशन ही नहीं होगी तो आपके टरबाइन नहीं घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो ये भी खतरा है। इसी तरीके से जो मरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन लाइफ है, इन पे भी इफेक्ट होता है कि उनको इन ब्लेड्स से नुकसान होने का भी खतरा है। ये जब घूमती हैं तो भाई ऐसा तो नहीं है पानी पानी है, पानी के साथ साथ सी के जो मरीन जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी आते हैं, तो उनको भी खतरा रहता है। इस वजह से मरीन लाइफ पे भी इंपैक्ट आता है। तो ये जो है कुछ डिसएडवांटेज हैं जिनकी वजह से इन पे हमें दिक्कत आती है इस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने में। अब इसके बाद आप अगर इसको सबको देखें तो इसमें कुछ बड़े आपको पावर प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो आज काम कर रहे हैं, और कुछ बड़े जो प्रोड्यूसर कंट्रीज है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूनाइटेड किंगडम। टाइडल एनर्जी का टॉप प्रोड्यूसर है यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया और फ्रांस का, और फिर कनाडा और चाइना। ये बड़े प्लेयर्स हैं टाइडल एनर्जी के फील्ड में, जो बड़े प्लेयर्स बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनमें आता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके आता है। यूके के बाद जो है वो आपके नंबर आता है साउथ कोरिया, फ्रांस का, और फिर इसके बाद कनाडा और चाइना का नंबर आता है। ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सी लेवल जो है उसका राइज बहुत ज्यादा होता है, टाइडल रेंज बहुत हाई है, ठीक है, हाई टाइडल रेंज है, ये एक आपको हमेशा चाहिए। एक तो टाइडल रेंज बहुत हाई होनी चाहिए, यही तो कंडीशन है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, हाई वाटर स्पीड होनी चाहिए। दोनों जब मिलती हैं तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी को यूज कर पाते हैं। जैसे वर्ल्ड में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो आइडियल है टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो आइडेंटिफाइड है कि यहां पर अगर आपने टाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाए तो इससे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी को। जैसे एक कुक स्ट्रेट एंड काईपारा हार्बर, यहां देखिए आप, यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है। न्यूजीलैंड के इस नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच में ये है कुक स्ट्रेट। इस कुक स्ट्रेट में जो है वो आपकी जो टाइडल रेंज है वो बहुत ज्यादा है, और यहां पर बहुत हाई जो है स्पीड भी है, तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका जनरेट होना बहुत अच्छा संभव है। ये देखिए कुक स्ट्रेट है, नॉर्थ और साउथ जो आइलैंड है इनके बीच में है कुक स्ट्रेट, तो इसको यूज में ले सकते हैं कुक स्ट्रेट में, ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में ही नॉर्थ में आप जब आओगे नॉर्थ आइलैंड में, तो यहाँ है कईपारा हार्बर, ये यहाँ पे लोकेशन है कईपारा हार्बर, जिसमें देखिए यहाँ एक बिल्कुल एक जो है इनलेट बना हुआ है, जैसे आपके इसमें यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है कि पानी जो है ऐसे, तो यहाँ पर वाटर जो है उसका एंट्रेंस बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ पर टाइड जो है वो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये पूरा लैंड एरिया जो है उसके अंदर एक नैरो जो है वो पूरा इनलेट है, अंदर तक घुसा हुआ है, तो ये तो आपका लैंड है, ये लैंड एरिया है, तो पानी अंदर तक जाता है। कहां पे, कईपारा हार्बर में, ये देखिए नैरो दिख रहा है, बिल्कुल लैंड एरिया के अंदर पानी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी वाटर बहुत अच्छा राइज करता है, टाइडल रेंज हाई है। यहाँ पे कईपारा हार्बर के अंदर और कुक स्ट्रेट के अंदर, ये दो लोकेशंस हैं न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अलावा एक आप देखोगे बे ऑफ फंडाई, जो हमने पहले डिस्कस किया कि नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रुंसविक के बीच में है बे ऑफ फंडाई, जहां पे देखेंगे आप तो हाई टाइड में देखो वाटर लेवल कितना बढ़ गया है, लो टाइड में कितना कम हो गया है, तो यहां पर भी टाइडल रेंज बहुत ज्यादा है, तो यहां पर भी टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा ईस्ट रिवर है एक, ठीक है, यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी के पास में है, यहाँ ये ईस्ट रिवर है। इस ईस्ट रिवर के रीजन में यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो एक तरीके से ये जो है एक टाइडल एस्चुरी की तरह ही है, ये भी टाइडल स्ट्रेट है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इस टाइडल स्ट्रेट के अंदर जो है वो पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये न्यूयॉर्क सिटी के पास ये जो है लोकेशन है, ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्ट रिवर, न्यूयॉर्क सिटी के पास। तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है पानी की, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको ईस्ट रिवर बोला जाता है, जिसमें ओशियन वाटर जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ईस्ट रिवर का रीजन है न्यूयॉर्क, यूएसए। ये क्या है, यूएसए है, ठीक है, ईस्ट रिवर। इसके अलावा देखो रिवर सेवन जो हमने ब्रिस्टल चैनल में देखी थी, ये देखोगे यहाँ पे इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, और इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच में आप देखोगे तो ये है ब्रिस्टल चैनल। और इस ब्रिस्टल चैनल में एक सेवन रिवर आ रही है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है, यूनाइटेड किंगडम की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है ब्रिस्टल चैनल। तो इस ब्रिस्टल चैनल के अंदर आ रही है सेवन रिवर, ठीक है। तो ये वेल्स और इंग्लैंड के बीच में है, ये वेल्स है क्योंकि यूके में 3 है ना, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, ठीक है। और साथ में क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड है इधर। तो इंग्लैंड, वेल्स और यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन का पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का, इसके अंदर आप देखोगे तो वेल्स और इंग्लैंड के बीच में है सेवन रिवर, जो ब्रिस्टल चैनल में आ रही है। यहाँ भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए माउथ ऑफ रिवर सेवन है, तो यहाँ पे भी हाई टाइड आता है। इसी तरीके से इसी के नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्कॉटलैंड का जो रीजन है, यहाँ पर है साउंड ऑफ आइसले। ये देखिए साउंड ऑफ आइसले है, एक छोटी सी बे जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे साउंड ऑफ आइसले कहते हैं। इसके अंदर भी वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी लोकेशन मैंने आपको बताई कि कुक स्ट्रेट और कैपारा स्ट्रेट है, कि कुक स्ट्रेट और कैपारा हार्बर है न्यूजीलैंड में। इसके अलावा हमने देखा बे ऑफ फंडई जो है वो कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट पर है, न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोशिया के बीच में। यहाँ पर ईस्ट रिवर जो आपका ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए पे है, न्यूयॉर्क सिटी के पास में। और रिवर सेवर्न है आपका, जो आ रही है ब्रिस्टल चैनल के अंदर, वेल्स और इंग्लैंड के बीच में से निकल करके यूके में। और इसी तरीके से साउंड ऑफ आइसले है स्कॉटलैंड के अंदर। ये सब वो लोकेशंस है जो आइडियल लोकेशंस हो सकती हैं टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको हाई टाइड जो है उसकी वजह से टाइडल रेंज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और दूसरा वाटर जो है उसकी स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, और उसको आप यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि आपकी ब्लेड जो है और जो टर्बाइन है वो बहुत अच्छे से घूम पाती है। क्लियर है। तो ये सब था टाइडल एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने समझा कि जो टाइडल एनर्जी है वो है क्या। मतलब सबसे पहले हमने टाइड्स को समझा कि टाइड्स जो है उनको जनरेट होने में सन और मून का अट्रैक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो जब मून का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो उसकी वजह से टाइड जो ओशन का वाटर है वो बल्ज करता है, एक तरफ निकलने लगता है। और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में जब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उससे अपोजिट साइड में भी बल्जिंग होती है। यानी कि एट ए टाइम एक साइड मून के अट्रैक्शन फोर्स है और दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों की वजह से हाई टाइड आता है। और इनके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे आप देखोगे तो लो टाइड की सिचुएशन होती है। इस तरह दिन में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड की सिचुएशन होती है। और बात करें अगर इनके बीच की, तो हमने देखा कि इनके बीच में जो होता है 12 घंटे, 2 टाइड के बीच में कितना स्पेस होता है, 12 घंटे और 26 मिनट का होता है 2 टाइड के बीच में, ठीक है। और हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितना होता है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में अगर आप देखोगे तो 6 घंटे और 13 मिनट का टाइम होता है। यानी कि यहां से यहां तक का 6 घंटे 13 मिनट, अगेन 6 घंटे 13 मिनट, अगेन 6 घंटे 13 मिनट, अगेन 6 घंटे 13 मिनट, ये ठीक है 6 आवर और 13 मिनट है।
ये समझो आप एक तरीके से। ये होता है जब हाई टाइड की सिचुएशन होती है, तो हाई टाइड में पानी का जो लेवल जो बढ़ता है उसको बोला जाता है टाइडल रेंज। और टाइडल रेंज जितनी ज्यादा होगी, पानी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना ही अच्छी ऑप्टिमल आपके लिए लोकेशन बन जाती है टाइडल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। क्योंकि इस टाइडल एनर्जी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पानी जब बढ़ता है तो मोशन करता है, और इस मोशन की वजह से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। दो हमने एग्जांपल देखे, हाईएस्ट टाइडल रेंज है बे ऑफ फंडाई में, और ब्रिस्टल चैनल में 15 मीटर तक मिलती है आपको। क्लियर है। इसके लिए हमने टाइडल स्ट्रीम जनरेटर को लिया, जो काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए क्या करता है, ये ब्लेड घूमती है, और इनके पीछे जो गियर बॉक्स है उसमें छोटे गियर जो घूमते हैं वो इससे 100 गुना ज्यादा तेजी से घूमते हैं, और बहुत तेजी से घूमते हुए टरबाइन घुमाते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट करके आपके ट्रांसमिशन लाइन में भेज देता है। ये हमने देखा इसमें। इसके अलावा टाइडल बैराज को देखा, बैराज में पानी को रोक करके वही काम किया जाता है, स्विच गेट को ओपन करना और खोलना। जब हाई टाइड आएगा स्विच गेट को ओपन कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे। जब लो टाइड की सिचुएशन आएगी तो फिर से पानी को निकालेंगे, यानी आने और जाने, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों में ही हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। टाइडल लगून और डबल टाइडल लगून में भी हम सेम कॉन्सेप्ट ही यूज में लेते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और मरीन ऑर्गेनिजम्स की तरफ से ज्यादा सेफ वे है, और चीप मेथड भी है, ये सिंपल मेथड है। यानी कि आपके जो टाइडल स्ट्रीम जनरेटर है वो, और जो आपका टाइडल बैराज है, इन दोनों के बीच का है ये एक तरीके से। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल मेथड हो गया, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया बैराज। और टाइडल लगून जो है इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है एक तरीके से, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और आइडियल लोकेशंस को हमने इसमें डिस्कस किया है। दैट्स इट फॉर टाइडल एनर्जी। इतना आपको टाइडल एनर्जी के बारे में हमने बता दिया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअली, देखिए इस टॉपिक पर डिस्कशन बहुत कम किया जाता है, इसलिए मैंने इसकी बेसिक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में टाइडल एनर्जी, और टाइडल एनर्जी के जनरेशन की मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को उठाएंगे, और जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा बायोमास एनर्जी रह रहा है, बायोमास एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हमारी जियोथर्मल एनर्जी भी रह रही है, तो उन पे भी हम मैकेनिज्म को समझेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।